welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. केजरीवाल जी के साथ आप लोगों ने बड़ा अन्याय किया है। 2014 में वो 434 सीटों पर लड़े थे और वाराणसी में जाकर के उन्होंने नरेंद्र मोदी को चुनौती दी थी, गंगा में डुबकी भी लगाई थी। और उसके बाद आप देखिए कि बीजेपी ने, जैसा वो कहते हैं कि साहब हमारे पीछे तमाम एजेंसियों को लगा दिया, चवन्नी भी नहीं मिली, फिर भी हमें भी उठा के अंदर कर दिया, मनीष सिसोदिया को अंदर कर दिया, संजय सिंह को अंदर कर दिया, विजय नायर जैसे छोटे से कार्यकर्ता को भी अंदर कर दिया, केसीआर की बेटी को अंदर कर दिया। और केवल वो ये नहीं कहते कि हमें ही अंदर किया है, अलग अलग राज्यों में जो मोदी जी के लिए चुनौती बन सकते थे या भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बन सकते थे, उन सब को संदिग्ध बना दिया, उन सब के खिलाफ जो है एजेंसियों को दौड़ा दिया और उनको भ्रष्टाचार के आरोपों में जो है एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर दिया बीजेपी ने, मोदी सरकार ने, अमित शाह ने, कि जैसे ये लोग सब भ्रष्ट हैं। तो ये सब जो उनके आरोप रहते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे कि साहब वाकई एक इंटेंसली ये सब किया गया है या ये वाकई भ्रष्ट थे और पहली बार किसी सरकार ने जो ताकतवर माने जाते हैं उन पर भी हाथ डालने का एक साहस किया और एजेंसियों को खुली छूट दी? नमस्ते, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, विशेषकर आम आदमी पार्टी जो है, स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा स्कैम है। आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने इस प्रकार से 10 वर्ष के अंदर, 12 वर्ष के अंदर इतना बड़ा धोखा लोगों को नहीं दिया है। अब कुछ परिवारवादी पार्टियां हैं, जैसे लालू यादव की पार्टी हो, तो लालू यादव तो बहुत खुलकर हमेशा से चोरी करते आए हैं। मतलब वो हो गए, कांग्रेस पार्टी हो गई, वो तो चोरी को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानती थी। ये एक ऐसी पार्टी है जो कि चंदा लेती थी, नए नए जो जिनकी नौकरियां लगी थी वो बड़े चाव से जो है इनको चंदा देते थे अपनी सैलरी काट कर। और 10 वर्ष के अंदर जो इनका रूप आया है जनता के सामने, अगर केजरीवाल के 100 करोड़ के बंगले को आप देख लें, शराब घोटाले को देख लें, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा धोखा जनता के साथ पहले नहीं हुआ। और आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी स्कैम है। तो जो सज़ा उनको मिली है, और सज़ा भी उनको 6 महीने तो जेल में रहे। अगर निराधार होता तो पहली दफ़ा ही मार्च में उनकी गिरफ्तारी हुई है। अप्रैल में पहली बार दिल्ली हाई कोर्ट के पास वो गए थे ये गुहार लेके कि अरेस्ट को स्टे कर लिया जाए। और उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ बहुत ही कड़क टिप्पणियां की थी कि आपके विरुद्ध प्रमाण है और ये स्टे नहीं होगा। 6 महीने बाद प्रोसीजरल बेल मिला, लेकिन बेल जो है ऐसा तो है नहीं कि निर्दोष साबित हुए हैं, दोबारा जेल जाएंगे और इस बार लंबे समय के लिए जेल जाएंगे। अब मैं वापस चर्चा पे आता हूँ। मैं आपकी शुरुआती जब टिप्पणियां सुन रहा था तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। मुझे पहले लगा कि मैं 90 के दशक में हूँ, उसके बाद लगा 2034 के दशक में हूँ। 90 के दशक में इसलिए क्योंकि उस वक्त वाकई एक ऐसा समय होता था, हर साल, हर महीने, हर दिन यही चर्चा होती थी अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। क्योंकि 90 के दशक में इस देश में सबसे ज़्यादा 6 प्रधानमंत्री हुए हैं। वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, देवेगौड़ा जी, इंद्र कुमार गुजराल, और उसके बाद वाजपेयी जी। फिर चुनाव हुआ 1999 में और फिर वाजपेयी जी दोबारा। तो उस समय ये चर्चा व्याप्त थी। और उस समय एक शख्स हुआ करते थे, हरकिशन सिंह सुरजीत, जिनको हर चुनाव के बाद लगता था कि मैंडेट उनके पक्ष में आए हैं। तो वो लेफ्ट के बड़े नेता थे। लेफ्ट के कितने बड़े नेता हो सकते हैं वो तो आप समझ सकते हैं। तो लेकिन हर चुनाव के बाद सबसे पहले वो प्रतिक्रिया देने निकलते थे और चर्चा शुरू करते थे विपक्षी पार्टियों में कि मैंडेट जो है लेफ्ट के पक्ष में आया है, थर्ड फ्रंट के पक्ष में आया है। लेकिन अभी स्थिति बदल गई है। मेरे ख्याल से जो वो फेज़ था 1990s का, उसके बाद से जनता ने मन बना लिया था कि कम से कम नेशनल लेवल पर काफ़ी लंबा सोचकर, फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ वो मत देगी। तो भले ही कई बार आप देखिए, यही कारण है कि लोकसभा और असेंबली
में वोटिंग का पैटर्न कई बार बिल्कुल अलग होता है। लोकसभा में देश हित से जनता समझौता नहीं करेगी, और यही कारण है कि जनता अगर थोड़ी बहुत निराश थी भी, तो देखिए जनता कितनी विद्वान है, 240 से नीचे नहीं जाने दी। अगर 240 से 15 नीचे होता तब बड़ा संकट होता। और मेरे ख्याल से अब जनता के भी व्यवहार में पिछले 4-5 महीनों में अंतर आया है। जनता भी दोबारा से जो है स्वीकार कर रही है, हमने भी मेहनत की, हमने भी सुधार किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगले 10 वर्ष तक कोई वैकेंसी है। लेकिन दूसरी बड़ी बात जो है, अब जो है राजनीतिक युद्ध नहीं लड़े जाएंगे इस देश में। आने वाले कई वर्षों तक, शायद जब तक राहुल गांधी आसपास है, तब तक ये एक सभ्यतागत, ये एक सिविलाइजेशनल वॉर होगा। जो व्यक्ति इस मानसिकता से आगे बढ़ रहा है कि अगर मुझे प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं मिली तो मैं देश को बर्बाद कर दूंगा, वो इस देश का शत्रु है। और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो बहुत सभ्य भाषा का प्रयोग करता हूँ, तो अगर मैं ये कह रहा हूँ तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि उन्होंने जो हरकतें की हैं, और विशेषकर 1-2 हरकतें मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे अग्निवीर स्कीम तक को लेकर उन्होंने आर्मी को विभाजित करने का प्रयास किया। ऐसे वाहियात बयान दिए कि अग्निवीर लाई गई है इसलिए ताकि ऊंची जाति के लोग जो हैं अफसर बने और निचली जाति के लोग जो हैं वो अग्निवीर बने और शहीद हों। ऐसे व्यक्ति के मन में केवल और केवल खुराफात है। मेरे मित्र शांतनु और मैं 4 तारीख से पहले, 4 तारीख को गिनती थी, 2 तारीख की शाम को हम लोग रिपब्लिक स्टूडियो में थे। 2 जून की बात कर रहा हूँ। उस दिन राहुल गांधी ने एक विचित्र हरकत की थी। अचानक आकर कहा कि हमें 295 सीटें मिलेंगी, और फिर उन्होंने इशारों में कहा कि आपको सिद्धू मूसेवाला का गाना याद है 295। अब वो धारा 295 से उसका सरोकार था, सीधा सीधा। और मुझे लगता है कि ऐसे खुराफाती विचार वाला व्यक्ति जो है वाकई देश के लिए शत्रु है और देश के लिए बड़ा खतरनाक है। ये मुझे कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो जो है सिद्धू मूसेवाला ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स है राहुल गांधी। तो मुझे नहीं लगता है कि अगले 10 वर्ष तक कोई भी वैकेंसी है। और दूसरी, ये विचारों की लड़ाई है, ये व्यक्ति की लड़ाई अब रह नहीं गई है।